आईपी के पेपर देने से पहले माइंड एकदम मतलब आप पूरा आईपी की तरफ फोकस रखिए, फ्रेश रखिए, क्योंकि आईपी में कोई सिलेक्शन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। होता है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज में नहीं होता तो एक सेल्फ और खुद में क्वेश्चन मार्क जरूर है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि देखो यार, इट डजेंट मैटर कि आप मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बैकग्राउंड के हैं या नहीं हैं, सब पहली ही बार पढ़ रहे होते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है जब आप उस हिसाब से मेंटली शार्प टेंडेंसी के नहीं होते हैं। ठीक है। और मेंटली शार्प टेंडेंसी का होने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट कि कोई मेंटली शार्प टेंडेंसी से पैदा हुआ है और आप नहीं पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट इट कि आपने कितना बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट इट कि आपने कितना बार उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हो यहाँ पर जो इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहता है और फोटो वोटो डालता है, तो उसको सारा कुछ पता है कि इंस्टाग्राम में ये एडिट फीचर है, ये रील फीचर है, यहाँ से ये मिल जाएगा, ऐसे शेयर करना है, ये स्टोरी है और ये पोस्ट है, सारा कुछ। ठीक है। तो इट्स जस्ट अबाउट इट कि तुम उस पर कितना जो है एक्सपोज हो, कितना तुम उस पर जो है अपने आप को खुद को फ्रेंडली बना रखे हो। तो देखो यार, सेम गोज फॉर रीजनिंग ऑल्सो, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ऑल्सो, सेम गोज फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपने कभी स्कूल लेवल पे पढ़ा हो, या ऐसा भी नहीं कि आपने ग्रेजुएशन में कभी पढ़ा हो सकता है कोई एक आध लोग डीएलएड वेलेड कुछ किए होंगे तो हल्का फुल्का कुछ पढ़ रखे होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई बच्चा अपने 12th ग्रेजुएशन में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ता है। ठीक है। सब पहली ही बार पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। सही कह रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये बात समझ में आ रही होगी, कोई पहले से नहीं पढ़ रखा होता है, राइट क्लास। तो यस सर। तो देखो है क्या ना, कोई पहले से नहीं पढ़ रखा है ना, तो अपॉर्चुनिटी भी फिर उतना ही ओपन है कि कौन आज के आज उसको पढ़ के बेहतर करेगा उसमें, क्योंकि पहले ही बार सब पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जैसे रीजनिंग का पेपर है, तो रीजनिंग में आप रीजनिंग नहीं पढ़े हो इससे कोई बहुत समस्या का विषय नहीं है। बस बात इतनी है कि मैथ वाले बच्चे को थोड़ा सा एज मिल जाता है। एज इसलिए मिल जाता है क्योंकि उसने अपने आप को मेंटली उस हिसाब से कंडीशन कर रखा होता है। ठीक है। देखिए, कुछ बेसिक रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल और रीजनेबल थिंकिंग में बहुत बहुत मदद करता है वो चीज़। ठीक है। ब्रेन उसी हिसाब से सोचता है। ठीक है। आप उसी हिसाब से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठाते हो। बहुत बच्चे होता है कि एकदम टोटली एकदम ब्लैंक रहते हैं, तो उनसे आप नॉर्मल भी बात करोगे ना तो दुनियादारी में भी क्या चल रहा है उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है। हाँ मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है, आप अगर बात को कोरिलेट करोगे तो आप देख पाओगे। और कहने का मतलब क्या है कि आपको ना थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप अभी डेवलप नहीं करोगे और लेट से मान लो कि बीएड वीएड का पेपर बीत गया, तो उसके बाद तुम्हारा 2 साल तक टाइम कटने वाला फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो तुम्हारी और बड़ी वाली लंका लगने के लिए रेडी हो रही है, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा एडमिशन हो गया किसी तरह, क्योंकि वो रीजनिंग तो अभी तुम्हारे पास और बेहतर रूप में आने वाला है। ठीक है। दिस बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो ये जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग है तो इट इज जस्ट अ पीनट, इट इज जस्ट अ बिगिनिंग भाई। रीजनिंग के नाम पे तो अभी वो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। ठीक है। तो अब होगा क्या, फ्यूचर में आप जहां भी कोई पेपर दोगे तो वहां पर आपको बेहतर और हायर लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो पता है आपके लिए भी यही बेस्ट ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी है कि जितना भी उस पर सीखना है, हाथ साफ करना है, कर लीजिए। क्योंकि जानते हो यार, मतलब मैं आपकी क्या बात करूं, मैं अपनी खुद भी बात करूं तो वी आर नॉट दैट शार्प पीपल की बिना एग्जाम के भी हम कोई एकेडमिक किताब उठा के पढ़ रहे हो। ठीक है। बिना कोई लक्ष्य के, बिना कोई एग्जाम के, जस्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट मेरे को नहीं आता इसलिए उठा के पढ़ रहा हूँ। यार नॉर्मल तो लोग नॉवेल वोवेल पढ़ लें और कहानियाँ उठा के पढ़ लें, वो भी बहुत है। ठीक है। फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ लें, वो भी बहुत है। एकेडमिक की तो बात ही छोड़ दो। और ऐसा नहीं कि ये बात तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें भी पता है, तुम्हें अंदर से पता है कि तुमको, ठीक है, मान लो जब तक क्लासेस नहीं होती तुमको अंदर से बात पता था कि हमको पॉलिटी में सांसद और विधायक का फर्क पता है कि नहीं। ठीक है। वो तो बस कट रहा था, कहीं कुछ बोला, कहीं पर कुछ कच्चा पक्का जवाब दे दिए कि लोकसभा है कि राज्यसभा, सॉरी सॉरी प्रेसिडेंट भी होता है, हाँ 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 हाँ, ऐसे करके जो है करके काट रहे थे अपना टाइम। ठीक है। तो डीप डाउन तो आपको पता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। तो ऐसा नहीं था कि आपको कभी फुर्सत में समय मिला या आपको गर्मियों की छुट्टी मिल गई या कॉलेज बंद है तो आप उस पर सडनली काम करने लगोगे और पढ़ ले जाओगे पूरा। ऐसा नहीं होता यार, मतलब अमूमन नहीं करता। मैं तो अपना तो एग्जाम्पल लूँ तो मैं तो उतना शार्प नहीं हूँ।
ठीक है, तो मोस्टली मैं समझता हूँ कि बीइंग अ कॉमन पर्सन मैं एक समझ सकता हूँ कि कॉमन आदमी कैसे सोच रहा होगा या देख रहा होगा। तो ये आप पर भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेपर नहीं है, तुम बैठ के कोई एकेडमिक का वो उठा के पढ़ रहे हो कि अच्छा कल को किसी पेपर में साइंस का भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है तो चलें साइंस पढ़ लें, बेमतलब का तुम उठा के साइंस पढ़ रहे हो। तो बहुत कम ही कोई ऐसा होता है जो इस तरह से करता है। तो देखो यार है क्या ना, जब फ्यूचर में एग्जाम आएगा तो वहां तो भाई तुमको पढ़ के जाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत बेहतर है कि यहीं कर लीजिए, क्योंकि जितना बाद में शुरू करेंगे उतना उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। कोई बच्चा अगर 18 साल 20 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखता है और कोई आदमी 35 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखता है, तुम दोनों के ना गाड़ी चलाने के फिनिशिंग में डिफरेंस देखोगे। क्योंकि जस्ट बिकॉज वो 18-20 साल का है ना, तो उसका जो कैचिंग पावर है ना, या उसका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है गाड़ी चलाते समय, या जो उसका बिहेवियर है, वो 35 वाले के रिस्पॉन्स की तुलना में ज़्यादा शार्प और फास्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम है ज़्यादा फास्ट देखने के लिए मिलेगा। सेम गोज फॉर प्रिपरेशन ऑल्सो यार, सेम गोज फॉर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली कहीं से भी उठाओगे और करने लगोगे। तो कोशिश करिए कि जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि उसका फ्यूचर में कोई सा भी टीचर एजुकेशन का आप पेपर देने वाले हो, नॉट जस्ट टीचर एजुकेशन का पेपर, तुम नॉर्मल कोई सा भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो। ये जो कॉमनली लोग एसएससी, बैंक, क्लर्क वगैरह का तमाम ज़्यादा पेपर देते हैं, सभी पेपर में आप देख लीजिए, आपको एक सेक्शन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का मिल जाएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड ही मोस्ट वैल्यू केवल टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में मिलता है, बाकी के सभी सेक्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब बस क्या है कि उसी नज़रिए से देखिए और उसी नज़रिए से पढ़िए कि अच्छा मतलब हम ये रीजनिंग सीख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो अभी जितना हमको एफर्ट देना दे लें। और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग को सीखने का सिंपल सा तरीका यही है कि जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट ऑफ हो सकता है मैम ने आर एस अग्रवाल वाली बुक रिकमेंड की होगी या जो भी हो रिकमेंड की हो, जो भी टॉपिक है आपका, भाई उस किताब को ओपन करके उस पर्टिकुलर टॉपिक से कम पहले 25 क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 25 क्वेश्चन। एंड प्लीज डोंट डू दिस फुलिशनेस, बहुत सारे लोग करते हैं कि उन्होंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अब बाकी का 24 भी ना सेम वैरायटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सेम तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब मतलब उसी चैप्टर से बाकी का जो 24 क्वेश्चन है अलग अलग तरह का हो। ठीक है, ये चीज समझिए कि वो अलग अलग तरह का हो। ऐसा ना हो कि जो है कि तुम मान लो तुमने पकड़ लिया कि अच्छा कोई एक ऐसा सिलोगिज्म था या कुछ ऐसा था जहाँ तुमने सॉल्व किया, जहाँ पर तुमको देखने के लिए मिल रहा है कि अच्छा ये एक तरह से वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो एक उन्होंने वो बना रखा है कि ए ई आई ओ यू और क्या करके डिफ्रेंशिएट करना है, एक तरह से उन्होंने बना रखा है कि ए बी सी डी है, एक्स वाई जेड है, तुमने ये वाला सीख लिया और सारे क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व कर रहे हो, वो वेस्ट ऑफ टाइम है भाई। ठीक है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो वो वैरायटी का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे खुलना चाहिए कि भैया हाँ दे रखा है कि 1 3 5 7 11 13 17 23, ठीक है 29, वो इस तरह से जाना चाहिए। मैं क्या बात कर रहा था, ये कौन सा सीक्वेंस है नंबर का? सर प्राइम नंबर का 21 मिसिंग था। तो 21 प्राइम नंबर है क्या? नहीं सर 21 नहीं, सॉरी 19 मैंने 19, गलती से। अच्छा ओके। अब देखो, जैसे किसी ने बोला कि ये प्राइम नंबर है, अब पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर है ये, फिर तो तुम सीक्वेंस सॉल्व करोगे। ठीक है, देखिए मतलब एक मैं बात बता रहा हूँ, एक रीजनिंग का प्रॉब्लम क्या है। एक बच्चा, देखो एक बच्चा जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, या कह लो कि सोशल साइंस बैकग्राउंड का या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, तो उसने भी बेवकूफ़ होने का कसम खा रखा है कि उसको ये बात नहीं पता है कि प्राइम नंबर क्या है। क्योंकि प्राइम नंबर जानने के लिए तुमको मैथ्स नहीं आना चाहिए। प्राइम नंबर जानने के लिए तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको ये बात पता होना चाहिए।
ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस सा बात है कि आपको वो पता होना चाहिए। तो देखो यार, अब अगर आप बैठ के ये गुत्थी सुलझाओगे कि उसमें प्राइम नंबर क्या है, तब तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, फिर आपको देख के लगेगा कि और लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको देख के लगेगा कि और लोग कैसे कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग कैच कर पाते कि प्राइम नंबर मैं बोल रहा हूँ? जस्ट रेज योर हैंड। चलिए ठीक है, फेयर इनफ, कम से कम 50% लोग तो कैच कर रहे हैं उस बात को। अब देखो यार, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब उससे रिलेटेड कुछ रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फिर यू आर गोइंग टू फेस दैट प्रॉब्लम। ये अनमोल कुछ कह रही हैं आप? नो सर, मैं हैंड ओवर करने से गई थी, सेट करते समय म्यूट हो ओके गया। ओके, ठीक है। तो देखो यार, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, उसी तरह ना बहुत सारे नंबर के सीक्वेंस हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह बहुत सारे नंबर के सीक्वेंस हो सकते हैं। अब मान लो कि आपको दे दिया कि 3 है, 27 है, 81 है। अब आपको इस सीक्वेंस में डाल रहा है वो। ठीक है, अब तुमको नॉर्मल स्क्वायर या स्क्वायर रूट ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो फिर आपको अगेन रीजनिंग क्वेश्चन कैच करने में दिक्कत होगा। ठीक है, और वो करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मैथमेटिक्स के क्वेश्चन या बहुत मैथमेटिक्स में प्रो होने की ज़रूरत है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सब लोग पहली ही बार पढ़ रहे होते हैं। बस उसमें एडवांटेज क्या मिल जाता है कि जो भी इस तरह से न्यूमरिक वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने अभी प्राइम नंबर और इन सब चीज़ों की रिगार्डिंग बात की, तो बस वहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले को एज मिल जाता है। ठीक है, बस उतना ही है। अदरवाइज बाकी का तो जितना आपको ABCD और इस तरह वाले सीक्वेंस देखेंगे वो तो इक्वली आपके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है, अगले के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किए हो कि नहीं किए हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक से एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन आप जो भी मैम ने बुक रिकमेंड कर रखा है उस बुक से एटलीस्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आप उतना कर लेते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के, उसके बाद आप कंक्लूजन पर पहुंचिए कि अगर मैं PYQ सॉल्व कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कहीं पर क्वेश्चन आया हुआ तो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, तभी वो सिद्ध भी होगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि पता चला क्लास में बैठे थे, मैम ने 4 क्वेश्चन करा दिया, अब तुमको लग रहा है क्वेश्चन तो ही नहीं रहा यार। जब तक वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद आपने 25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, ठीक है, तब तक आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे कि क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे फिर एक ही मतलब आपके आगे उत्तर आना चाहिए कि भाई मैंने भी उस टॉपिक से रिलेटेड 25 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रखे हैं। 25 एक मिनिमम बेसिक मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन डायरेक्शन के क्वेश्चन में कुछ ऐसा कठिन तो है नहीं। ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में ऐसा कुछ कठिन तो है नहीं। देखिए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, किसी ने बोला बाएं मुड़ो या दाएं मुड़ो, तो समझ में नहीं आ रहा कि दाएं कौन सा है बाएं कौन सा है। ठीक है, ये बहुत लोग साथ होता है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत दिक्कत की बात नहीं है कि आपको नहीं समझ में आ रहा दायां किधर है बायां किधर है। जिनको समझ में आ रहा होता है उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि बाकी के लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत लोगों का होता है कि नहीं समझ में आ रहा होता है। तो यार, बुक में जब लेफ्ट एंड राइट बोला होता है तो एटलीस्ट आप अपना हैंड में तो पहचान ही सकते हो ना कि राइट हैंड से लिख रहे हो या लेफ्ट हैंड से लिख रहे हो, ये तो समझ में आता है ना आपको। उस हिसाब से भी आप क्वेश्चन को देखोगे और करोगे तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रोवाइडेड 20-25 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, एंड डोंट जस्ट प्रैक्टिस लाइक अ लेम गाय एकदम फुलिशली, बस जो लिखा हुआ है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बार बार डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्शन क्वेश्चन ऐसा है कि 4 बार देखोगे तो दोबारा कलम में चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इट्स जस्ट कि आपको मिनिमम बेसिक समझ में आ रहा है कि किसी भी मैप में हमेशा देखोगे नॉर्थ पॉइंटेड रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम मैप में वो कर रहे हैं तो नॉर्थ किधर हमें मार्क करना है, कि लिख रहा है कि स्नेहा घर से बाहर निकली एंड सी टुक अ टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, तो तुमको समझ में आना चाहिए अच्छा पेन को ऊपर की तरफ खींचना है। सी टुक अ राइट टर्न, देन अगेन अ राइट टर्न, इसका मतलब वो साउथ फेसिंग है। ठीक है, तो आपको मतलब मिनिमम बेसिक सा बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, आपको बस उतना ही डिकोड करना है, बाकी का तो सारा डायरेक्शन का क्वेश्चन फिर क्या ही है कि 10 कदम नॉर्थ की तरफ गया, फिर वो लेफ्ट ले लिया तो लेफ्ट घुमा दो। आप बहुत लोग होता है कि लेफ्ट नहीं टर्न करा पा रहे हैं। अब मैं नॉर्थ गया मतलब नीचे,
अगर साउथ गया कोई मतलब बंदा नीचे गया तो मतलब तुम्हारे से एक तरह से उल्टा वो लेफ्ट में टर्न कर रहा है, अगर आप पेपर पे देखोगे तो। ठीक है, तो बहुत लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि अच्छा उस डायरेक्शन में जा रहा है, बीइंग अ ह्यूमन तुम खड़े हो तो तुम्हारा लेफ्ट किधर होगा। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन है। एंड ऑफन जो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं या कह लो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, सब तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि उस पर बहुत हाई तौबा किए रहते हैं, तो प्लीज़ देखिएगा थोड़ा इन चीज़ों से बचिएगा। एंड आगे भी कोई सा भी आप टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो फ्यूचर में, KVS वगैरह का ही दे रहे हो आप या DSSB का ही दे रहे हो, तो वहाँ पर होगा क्या ना कि पेपर में ऑफन देखोगे कि आप पेपर 100 नंबर का नहीं होता है, पेपर देखोगे 180 मार्क्स का होगा या 200 मार्क्स का होगा। मतलब आई मीन पेपर में या तो 180 क्वेश्चन होंगे या 200 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। और लेट से कि अगर पेपर में 200 क्वेश्चन है तो 200 में क्या होगा, 100 क्वेश्चन आपको वो देखने के लिए मिलेगा जो आप अपने अपने टीचर एजुकेशन की डिग्री में पढ़ रखा है। ठीक है, B.Ed की हो तो DLED की हो तो वहाँ तुमने जो कुछ भी पढ़ रखा है 100 क्वेश्चन वो हो गए, और बाकी का 100 जानते हो क्या है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द पेपर टू पेपर की हिंदी है, कंप्यूटर है, क्या है, किस तरह का एग्ज़ाम है, उस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एंड 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स वगैरह के इस तरह से देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, वो जो 80 क्वेश्चन या 100 के क्वेश्चन का रेशियो है और ये एक तरफ 100 क्वेश्चन है, तो जब आप तब पेपर दोगे तो सिलेबस भी बड़ा हो जाएगा और ये 100 क्वेश्चन के साथ साथ ये 100 क्वेश्चन भी रहेंगे। और ये 100 आप देखोगे कि वो सारा का सारा ये सारा का सारा जो है जो क्वेश्चन है ये भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि जो मतलब जो आप ये सब प्रिपरेशन कर रहे थे तभी आपको प्रिपेयर करना था। क्योंकि लेट से कल को आपने टीचर एजुकेशन का डिग्री कंप्लीट कर लिया तब तो आप उस समय वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होगे ना जो बाकी के एक्स्ट्रा 100 है, इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द एग्जाम। और ये बाकी का जो पिछला 100 था वो तो आप विद इन कोर्स ऑफ टाइम आप कर चुके होगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग सारा कुछ जो अभी टैकल कर रहे हैं ना, ये आप देखोगे आज जो क्वेश्चन आप टैकल कर रहे हो ये आपको 100 नंबर का देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में वो क्वेश्चन बस आपको 50 या 60 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए जाएंगे। किसी भी एंट्रेंस लेट से KVS का पेपर दे रहे हो तो वहाँ आपको पता चलेगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से केवल 10 ही क्वेश्चन आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको छोड़ दोगे। एक सेक्शन छोड़ दिया मतलब ऐसे ही पेपर में फेल हो, बाहर हो गया। ठीक है, वहाँ भी 10 क्वेश्चन वो पूछेगा, वहाँ भी 10 क्वेश्चन वो इंग्लिश का पूछेगा, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के नाम पर पूछेगा। तो ऐसा नहीं कि आप उस सेक्शन को इग्नोर कर सकते हो, तो उसका भी प्रैक्टिस मतलब थोड़ा सा अभी से बना रहना चाहिए, एटलीस्ट मोमेंटम तो अभी से बना रहना चाहिए। चाहे बाकी के 100 क्वेश्चन आप बाद में सीख रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो सारा चीज़ जो है वो चाहे आप बाद में देख रहे हो। ठीक है, चलिए खैर आप लोग अपने बुक में जो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेज पर आ जाइए एंड सभी लोग पेज नंबर टाइप कर दीजिए। ठीक है, कौन से पेज पर है। एंड चारुल, आई विल टेक योर डाउट इन द एंड ऑफ क्लास। Okay, sir. Thank you. तो पेज नंबर टाइप कर दीजिए सभी लोग। क्लास जो जियोग्राफी का है वो तो आप लोगों ने उस वीडियो में ही मेरे होगा। Yes, sir. ठीक है, देखिएगा कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम इस तरह से क्लास में बैठा है जहाँ पर चीज़ें हम लोग बुक में मार्क कर रहे हैं, तो सभी के बुक में पेज नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, आपको जस्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेज ओपन करना है, तो आप अपने बुक में देख लीजिए सीक्वेंस कि आपकी बुक में कहाँ पर कौन सा पेज नंबर है। तो चलिए खैर, तो रीजनिंग वगैरह जो भी है भाई इसी सोच से प्रैक्टिस करिए। जब तक पेपर नहीं हुआ है उतना दिन तक जितना प्रैक्टिस करना है कर लिए, उसके बाद वो तुम्हारा 2 साल तक ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक बार एडमिशन वगैरह हो गया वो 2 साल तक ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन आएगा जरूर फिर से आपके सामने। तो बेहतर क्या है कि जितने उसमें टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पर जब तक पेपर नहीं हुआ है उसी बहाने 20 से 25 क्वेश्चन लगा लीजिए। तुरंत में तो भला होगा ही, भविष्य में 2 साल बाद भी जब आपके सामने आएगा तो एटलीस्ट यू विल बी अवेयर कि क्या वहाँ पर हो रहा है, एटलीस्ट। ठीक है, चलिए खैर इसी नोट पर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। और डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड
क्लास शुरू करने से पहले मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मई के मंथ में आप लोगों का दिल्ली में सेमिनार मीटअप हो, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल ओवर देयर एंड ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। खैर, थोड़ा सा आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में आप देखोगे फर्स्ट पेज पर कुछ कुछ डेफिनेशन वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। एंड वहाँ देखोगे आपको एक हेडिंग होगा पिंक कलर से, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और फिर एक पिंक रंग का टेबल भी बना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके। फिर देखिए नीचे एक पिंक कलर से वो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिल गया सभी को? चैतन्य मिला? यस सर। ठीक है। उसमें देखिए लिखा हुआ है कि चौथा या पांचवा लाइन उसमें देखिए लिखा हुआ है, विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज पोजेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनाइटेड किंगडम में कोई भी मतलब जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और बाकी का ये सब बेसिक क्वेश्चन भी एक दो देखने के लिए मिल जाता है। देखो एक हेडिंग होगा आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पिंक कलर से, ठीक है। उसमें देखिए ये सारी चीज़ें तो क्लास में आप लोगों ने कर ही रखा था, ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें हैं ये सब। उसमें ये जो डेट वगैरह दे रखा है कि adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, it came into full operation with effect on 26 January 1915. The Constitution as originally adopted had 22 parts, 395 articles and 8 schedules. ठीक है जैनब, मिला कि नहीं? कल्पना? Yes, sir. मिलिए। ठीक है। तो Yes, sir. आपसे एक ये भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन है, तो 26 नवंबर, ठीक है। फिर देखो कि Sir? हाँ यस प्लीज, हाँ सर इसमें स्केड्यूल 80 लिखेंगे, आपने बताया था 12 हाँ हाँ, तो लिखा है ना ओरिजिनली अडॉप्टेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, विद टाइम उसमें ऐड हुआ है 4, ठीक है, जब बना था तो इतना ही था, ठीक है। इनफैक्ट आर्टिकल्स भी नंबर इंक्रीज हुए हैं बहुत सारे, और ये सारी चीज़, तो ये लिखा है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। फिर देखिए इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक हेडिंग होगा, कोई ऐसा होगा जो CUET की क्लास में रहा होगा तो आप लोगों को ज़्यादा कंटेंट कवर करना होता है, IP के हिसाब से ऐसा कुछ उसमें कवर नहीं करना है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेडिंग होगा, उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पेज पर जो हेडिंग है उस पर आइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अरे एक ही दो पेज पलटना था बस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मिल गया सबको? Yes, sir. ठीक है। उषा, जैनब, कल्पना, मिला? ठीक है। Yes, sir. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब वहाँ देखोगे एक पिंक रंग का टेबल बना होगा, उसमें ये सब मार्क कर लीजिए भाई कि देखिए स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर्स कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मैवलंकर। वैसे तो ये सब क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, लेकिन पूछ भी सकता है। जैसे GV मैवलंकर देखोगे कि ये इंडिया के फर्स्ट स्पीकर भी थे, ठीक है, लोकसभा के, गणेश वासुदेव मैवलंकर। अब प्रेजेंट में स्पीकर कौन है क्लास लोकसभा का?
स्पीकर कौन है? जी इसने है। कंप्लीट ब्लैंक हो गया मामूली से सवाल में। ओम बिरला। ठीक है सर, कोई और कैंडिडेट? देखो यार, ये कोई जनरल अवेयरनेस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा कोई जीके का प्रश्न नहीं है कि आपको ये पता हो कि भैया स्पीकर कौन है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। इसको जानने के लिए कोई करंट अफेयर भी नहीं मिलेगा, कोई ऐसा करंट अफेयर भी आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर ये लिखा हो कि इंडिया के इस समय स्पीकर कौन है, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस और एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अब ये चीज़ ध्यान रखिए, और वो पेपर में आ सकता है। तुमसे ये नहीं पेपर में पूछने, कहीं तुमको कोई ऐसा करंट अफेयर नहीं मिलेगा जहाँ तुमसे ये पूछ दे कि इंडिया का होम मिनिस्टर कौन है या डिफेंस मिनिस्टर कौन है, किसी करंट अफेयर में लिखा हो। लेकिन पेपर में हो सकता है यार, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए खैर, कल्पना कौन है स्पीकर? उसका एंटीना अभी तक नहीं कैच हुआ। सर नहीं पता। तो कब पता चलेगा? लिख के चिट्ठी में भेजूं, स्वर्ण पत्र पर लिखवा के भेजवाऊँ? हाँ, शाजिया कौन है? क्या बताया स्नेहा ने? आवाज नहीं आई लोग भाई। अच्छा, इनको आवाज़ ही नहीं आई। ठीक है। हाँ, अनमोल कौन है? सर ओम बिरला ही है। ठीक है। जैनब कौन है? ओम बिरला। चलिए, गनीमत है। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? जीवी मावलंकर। अरे यार, आईपी के एग्जाम में ये सब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि लोकसभा का स्पीकर कौन है। ठीक है, एंड राज्यसभा का चेयरमैन कौन है साजिया? जी माइक ऑन करिए जरा, कौन है राज्यसभा का चेयरमैन? याद थे मेरे को याद ही रहते मेरे को थोड़े। उषा। मैंने याद कर रहा था। सर ओम बिरला। हाँ, जैनब। सर कुछ धनकर करके है। अच्छा, स्नेहा जगदीप धनकर। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही और शी इज एक्सपेक्टेड टू बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलिए खैर, देखो यार, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बहुत बेसिक सवाल है। ठीक है, ये कोई भी करंट अफेयर कहीं जीके की बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा एकदम एक्सपेक्टेड सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए 5th या 6th पॉइंट देखिए। इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। पिंक कलर से लिखा होगा। फिर देखो लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन द फर्स्ट सेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली on 13th December 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru, which was adopted after considerable deliberation and debate in the assembly. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में क्या बन गया था क्लास? एम्बल। ठीक है, फिर देखो उसमें नेक्स्ट पॉइंट दे रखा होगा, द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वर एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। अब देखो इसमें ये भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, वैसे इतना कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे आईपी में, लेकिन मतलब पूछ सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो फिर वो थोड़ा सा वही क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, आज ही डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने लोगों ने खुद से पढ़ा था डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताया गया था कि आपको पढ़ना है लूसेंट से? जस्ट रेज योर हैंड।
चलिए गनीमत है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन पर आ जाइए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए पर आ जाइए, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा पर आ जाइए, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड पर आ जाइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी पर आ जाइए, इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑस्ट्रेलिया पर आ जाइए, आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिखा है, अमेंडमेंट विद 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, फ्रांस पर आ जाइए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यूएसएसआर पर आ जाइए, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया है। चैतन्य क्या फुल फॉर्म है यूएसएसआर का? यूएसएसआर का क्या फुल फॉर्म है? साजिया क्या फुल फॉर्म है यूएसएसआर का? फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक। अनमोल क्या फुल फॉर्म है? सर यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो ये क्लास जनरल अवेयरनेस में बस इतना ही, यही सब क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा। ठीक है, और यूएसएसआर कब टूटा था? एनीवन? 1991। 1991। और सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा निकला उसका? अरे वो यूएसएसआर क्या है आज? सबसे मेन कंट्री कौन सी है? रशिया। ठीक, वो यूएसएसआर पहले बहुत सारे कंट्रीज थे। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे कि जो रशिया आज यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है, वो यूक्रेन कुछ समय पहले यूएसएसआर का हिस्सा था। ठीक है, 1991 तक। और आज ये परिस्थिति है कि रशिया यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है, ऑल थैंक्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट ठीक है, आज देखो कि रशिया उस पर अटैक किया हुआ है, तो बेसिकली वो यूएसएसआर ही था। तो उसका फुल फॉर्म वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया है हम लोगों ने? यूएसएसआर से, क्योंकि जब लिया था तब यूएसएसआर था। ठीक है,
अब जी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं क्लास, ठीक है। सभी लोग प्लीज पेज नंबर टाइप कर दीजिए। तो पार्ट 3 में क्या दे रखा है? फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टली आपसे ही पूछ सकता है कि कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट है। तो पार्ट 3 में क्या दे रखा है? फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। वहीं आगे लिख लो ब्रैकेट में टोटल 6 इन नंबर। नहीं तो कुछ ऐसे ही महान आत्माएं हैं कि बैठ के वहां गिनने लग लेंगे, अचानक से पूछ दे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वहीं लिख लीजिए, सब कॉन्शियसली मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ भाई टोटल 6 इन नंबर। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये टीवी वाले जो शाम को जो है जो मुर्गा लड़ान कर रहे होते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर और इधर उधर, ये मुर्गा लड़ान ये आर्टिकल 19 के थ्रू ही परमिटेड है, ठीक है, उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन। ध्यान रखिएगा दोनों। ये आर्टिकल 21 ए तो इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर यू। कल को आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होता है तो 21 ए राइट टू एजुकेशन पर भैया पूरा अलग से पूरा चैप्टर है, अलग से पूरा डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा आपको। कितने से कितने उम्र के बच्चे के लिए होता है? 6 to 14. 6 to 14, ठीक है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे देखोगे सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मदरसा वगैरह जितने हैं, तो सब आर्टिकल 30 से ही हैं। देखिए ये बात समझिए कि कंट्री का एक यूनिफॉर्म करिकुलम होता है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी संस्था खोल के पढ़ाने लगोगे, ठीक है। ऐसे तो फिर हर आदमी अपना अपना शुरू हो जाएगा। कोई बताएगा पृथ्वी गोल था, कोई बताएगा पृथ्वी फ्लैट है, सब अपना अपना धर्म का किताब लेके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म करिकुलम होता है, लेकिन हाँ उसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं और तमाम ये सारी चीज़ें भाई उनका उसमें ये रहता है कि हाँ भाई आप रिलीजियस टेक्स्ट भी साथ में पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका करिकुलम नहीं है, उनका भी सिलेबस और करिकुलम होता है, ठीक है, और होना चाहिए। क्योंकि नहीं है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप क्या पढ़ा रहे हो फिर, ठीक है। खैर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। वैसे लोग प्रीएम्बल कहते हैं। फिर आर्टिकल 52 पर आ जाइए सीधा। आर्टिकल 52 पर क्या आएंगे, उसके पहले देखिए लिखा होगा पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उसको मार्क करो, तुमसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51A में। कौन से पार्ट में, तो पार्ट 4A में। आर्टिकल 52 में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
जैनब, माइक ऑन करिए। यस सर। कौन है भारत के राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। कल्पना, और कौन है वाइस प्रेसिडेंट? चलो नकल ही करके बता दो यार। द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट कौन है? चेक करिए। क्या चेक करना है तुम्हें? गूगल पे चेक करने आती हैं चीज़ें? क्या चेक करने वाली हो? क्या सर्च करोगी बताओ जरा। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। मैंने बस वाइस प्रेसिडेंट पूछा है। चेक करके बताइए, चेक करके टाइप करो चैट बॉक्स में। इन मीन टाइम आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, सर कौन सा आर्टिकल बोला आपने? 76, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। सीधे आ जाइए इसके बाद आर्टिकल 123 पर। हाँ जी कल्पना। श्री जगदीप धनखड़। चलिए हैप्पी बर्थडे मुबारक हो, इसी बहाने आपको पता चला। और कौन है राज्यसभा का चेयरमैन? कल्पना। श्री जगदीप धनखड़। अच्छा श्री जगदीप धनखड़, चलिए ठीक है। आर्टिकल 123 क्लास, सीधा आर्टिकल 123 पर आ जाइए। आर्टिकल 123 क्या है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस पर ना वहीं ड्यूरेशन लिख लो ऑर्डिनेंस का। कोई मुझे बता सकता है ऑर्डिनेंस क्या होता है? मैम वो सर जो टेम्परेरी लॉ बनाए जाते हैं ना, राज्यसभा में कोई भी बिल पेश करे, मतलब इमरजेंसी जो लॉज बनाने होते हैं, वो 6 महीने के लिए बनता है ऑर्डिनेंस। ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, ठीक है, और सडनली कोई ऐसा अर्जेंट इंपॉर्टेंस का मैटर होता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी चीज़ को देश में तुरंत कानून बना सकता है बिना पार्लियामेंट से पास कराए, जिसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 मंथ तक। ठीक है, 6 महीने के अंदर वो ऑटोमेटिक लैप्स कर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि 6 महीने के ड्यूरेशन के दौरान सडनली पार्लियामेंट सेशन में आ गई, अगर पार्लियामेंट सेशन में आ गई तो मैक्सिमम 6 वीक तक ही वैलिड रहेगा वो, फिर 6 वीक के अंदर उसको पास करना ही करना है। ठीक है, 6 वीक और 42 डेज। ठीक है, एक ही बात है। तो पता चला कहीं 42 डेज लिख दिया, देख के कन्फ्यूज़ हो रहे हो, वो 6 वीक है यार, 42 डेज एक ही बात है। जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई तुम ऐसे ही लिख लो यार, मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, और एक बार पार्लियामेंट सेशन में हो तो उसके बाद 6 वीक के अंदर वो पास होना चाहिए। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। फिर आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। कल को राज्यसभा को लगा कि देश में कोई इस तरह का जॉब होना चाहिए, ऑल इंडिया टीचिंग सर्विसेज, AITS। ठीक है, तो उसका प्रोविजन बनाया जा सकता है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज जो लिखा हुआ आर्टिकल 312 से।
आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। फिर देखो कि आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं। तो आर्टिकल 352 क्या है? प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, बेसिकली पूरे कंट्री में इमरजेंसी लग जाएगा आर्टिकल 352 से। आर्टिकल 360 क्या है? प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक भारत में कभी लगा नहीं है, आर्थिक आपातकाल। कोई मुझे बता सकता है इमरजेंसी कब लगा था? कब से कब तक था? सर्च करिए, गूगल पे सर्च करके बताइए। इमरजेंसी कब से कब तक लगा था? तक जितने भी लगे हैं नेशनल इमरजेंसी जितने भी क्या लगे हैं, रेवड़ी बढ़ रही है क्या? जब मन की इमरजेंसी लगा दी है देश में, जितने भी लगे हैं। अरे आज तक एक ही बार लगा है भाई, जितने भी लगे हैं। अरे नेशनल इमरजेंसी आज तक एक ही बार लगा है। पाकिस्तान में थोड़ी ना रह रही हो तुम, जब मन किया लगा दिए हैं। सर 3 बार लगे हैं ना। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। चेक करिए। और ये कौन है जो 55 से 77 लिख दिया गूगल करके? अब एग्जैक्ट डेट लिखो भाई। जी साजिया, आपको लिखवाया नहीं है मैंने पहले कभी? तो लिखवाया है तो वही किताब में होगा कि नहीं, चेक करके बताओ। माइक ऑन करो भाई। हाँ बताइए। सर जो लास्ट लगा था जून 25 1975 से मार्च 21 1972। 7 ठीक है। एंड जो लोग कह रहे हैं 3 बार लगा 4 बार लगा, भैया पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं कि सुबह सो के उठे और पता चला अच्छा देश में इमरजेंसी लग गया है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 हुक्का मारे हैं, उसके 2 दिन बाद ठीक है अच्छा इमरजेंसी ख़त्म हो गया, फिर कोई नया आ गया। नहीं भाई, ठीक है। इमरजेंसी इज समथिंग रियली सीरियस गोइंग ऑन। ठीक है, वैसे तो जो एक बार लगा था वो भी नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ठीक है। आर्टिकल 352 का यूज़ किया गया था। इमरजेंसी पीरियड इंडिया में कब से कब तक था? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 मंथ के लिए था। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उनके टेन्योर में लगा था नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, डन है स्नेहा? यस सर। फिर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक नहीं लगा है, और ना लगे तो बेहतर है। और कभी अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ी तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? कि सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगाना है। 356 आर्टिकल 356। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगाना हुआ तो। फिर देखिए शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा होगा। मिला शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उषा बेस्ट हेडिंग मिला शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ जी सर मिल गया। तो 11th शेड्यूल पर आओ।
11 शेड्यूल में क्या दे रखा है? पंचायत। और 12th शेड्यूल में क्या दे रखा है? म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि पंचायत पहले है 11 शेड्यूल में, म्यूनिसिपैलिटी बाद में 12 शेड्यूल में है। ठीक है, उसी में देखो आगे ये भी लिखा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 11 शेड्यूल में दे रखा है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अबाउट पंचायत, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अबाउट म्यूनिसिपैलिटी। देखिए हेडिंग होगा सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिला सबको? यस सर। सभी पॉइंट्स एक बार आप खुद से रीड करेंगे, उस मार्क कर लीजिए कि हाँ रीड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रियम्बल। उसमें कुछ रटने जैसा नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिएगा। आपने मेरा लेक्चर देखा होगा पॉलिटी का पहला दूसरा, तो वहाँ मैंने सब करा रखा है। बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बुक में भी कहाँ दे रखा है, कैसे पढ़ना है बुक से। ठीक है, तो बस देख लो कि अच्छा प्रियम्बल भी दिया हुआ है। फिर हेडिंग आ जाइए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेल्फ से रीड करेंगे। फिर देखो सिटीजनशिप होगा, फिर हेडिंग होगी फंडामेंटल राइट्स। तो सीधा फंडामेंटल राइट पर आ जाओ। फंडामेंटल राइट को क्या क्लियर है हमें? टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं क्लास? 6 नंबर। ठीक है, अब देखिए उसमें बहुत सारा कुछ दे रखा है। किसी को बहुत जागरूकता मचती है तो श्योरली आप रीड कर सकते हो। एक बार तो आपको रीडिंग ले ही लेना चाहिए। फिर देखो हेडिंग होगा रेट्स। अनमोल मिला रेट्स, तो वही रेट्स के आगे लिख लो टोटल 5 इन नंबर। रेट्स जो है टोटल 5 है। टोटल रेट्स कितने हैं? 5। देखो इसमें पिंक कलर से अलग अलग दे रखा होगा। एक रेट है हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सैटेलरी एंड क्यू वारंटो। पांचों रेट को टिक कर लो। हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस ये है कि भाई पुलिस आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती है, मतलब ठीक है, बिना वारंट वगैरह, और 24 घंटे में आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही है। ऐसा नहीं कि तुमको पुलिस उठा के जो है पता चला थाने में बंद करके रखी हुई है। ठीक है, तो 24 आवर में पुलिस को जो है उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही होता है। ये जो नियम है ये हैबियस कॉर्पस से ही आता है। फिर देखो हेडिंग होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज बीन ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर राइट्स टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 विच केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, ये जो आरटीआई के बारे में आप सुनते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग बात हो रहा है। फिर हेडिंग होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेल्फ रीड है। ठीक है, मुझे जो उसमें मार्क करवाना था मैंने करा दिया है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्टिव, पहला लाइन ही देख लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तुमसे पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स किस में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से पार्ट में है। फिर देखो हेडिंग होगा फंडामेंटल ड्यूटीज।
द फंडामेंटल ड्यूटीज आर 11 in number, incorporated in Article 51A, Part 4A, which has been incorporated by the 42nd Amendment Act 1976. वैसे तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था। कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, अदरवाइज इग्नोर करिए। फिर देखो लिखा होगा प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको श्योरली जब भी आपको टाइम मिले उसको पढ़ना है। फिर देखोगे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, सेल्फ रीड है, आप देख सकते हैं। फिर आज ही अमेंडमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट दे रखे हैं उसके बाद आप सीधा आ जाओ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, द प्रेसिडेंट। तो स्नेहा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है? सर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब एमपीज हो गए इलेक्टेड, एंड इलेक्टेड एमएलएज। अच्छा ठीक है। इलेक्टेड एमपीज में एज इन राज्यसभा के और लोकसभा के। ठीक है। जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के, वो नहीं होते उसमें। अच्छा उसमें नहीं होता, ठीक है ठीक है। हाँ साजिया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है? सर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो हमारे पौंडीचेरी और जो यूनियन टेरिटरीज है पहले पौंडीचेरी के, और एक्सेप्ट जो प्रेसिडेंट के द्वारा वो जो नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं उनको छोड़ के। अच्छा तो वो क्या, वो भी तो वही बता रहे थे कि इलेक्टेड तो एमपीज ही तो हो गए एक तरह से, जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो वोट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं करते हैं, राइट? बस। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए डन है साजिया। एंड वाइस प्रेसिडेंट में जी जी साजिया, यस माइक ऑन करिए। वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन वोट करता है? माइक ऑन करो भाई। इसने यहाँ कौन वोट करता है वाइस प्रेसिडेंट में? चारुल, यस सर। वाइस प्रेसिडेंट में कौन वोट करता है? सर नो आइडिया। स्नेहा, अनमोल, सर पार्लियामेंट के मेंबर्स। उषा बेस्ट, सर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर। ठीक है। स्नेहा, सर ये याद नहीं आ रहा। क्या नहीं याद आ रहा है? वो इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। साजिया परवीन, कल्पना एंड जैनब, कोई बताना चाहेगा? सर एमपी फॉर पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। हाँ यस कल्पना। लोकसभा राज्यसभा के एमपी वोट करते हैं सर। ठीक है। कुछ ऐसा जो मिसिंग है आप लोगों के बात में? सर अब पढ़ लिया, इसमें लिखा है कि नॉमिनेटेड वाले भी वोट करते हैं। दैट्स द पॉइंट, ये बस नॉमिनेटेड वाले भी वोट करते हैं उसमें, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उतना ही जो नॉमिनेटेड वर्ड है आप नहीं ध्यान दोगे, क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा फिर आपके लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड वाले वोट नहीं करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात भी है कि प्रेसिडेंट ही उनको नॉमिनेट करता है, तो उसके चुनाव में वोट नहीं करते हैं। खैर,
तो एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन में आ जाओ प्रेसिडेंट। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। फिर देखो एक टेबल बना हुआ है प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया का, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए ये जो सारा चीज़ें मैं बस दिखा दे रहा हूँ कि देखो भाई बुक में भी दे रखा है, कहाँ से पढ़ना है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए हेडिंग होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग भी देख लीजिएगा, जो भी बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के नाम वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, जस्ट वन टाइम गो थ्रू है, कर लीजिएगा आप सब। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडिंग होगा, मिला, ठीक है। सही प्राइम मिनिस्टर का नाम हम दे रखा है, एक बार रीड कर लीजिएगा श्योरली कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहा है। प्रेजेंट में कौन है बताने की ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर देखोगे हेडिंग होगा अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, आर्टिकल 76 में है जैसा पीछे बताया गया। अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, आर्टिकल 76 में जैसा कि बताया गया। फिर हेडिंग देखोगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसको आप रीड करेंगे, राज्यसभा एंड लोकसभा के रिगार्डिंग रीड कर लीजिएगा, दो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है मल्टीपल टाइम, लेकिन आप उसको रीड कर लीजिएगा। फिर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उसको भी आप रीड करेंगे। मेरी पॉलिटी वाली रिकॉर्डिंग देखी है ना आप लोगों ने, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है मैंने स्पीकर वगैरह सारा कुछ, लेकिन उसके रिगार्डिंग रीड आप यहीं से करेंगे, नोट्स अलग से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा आप यहाँ से रीड करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे तो एक पूरा टेबल बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, रीड कर सकते हो कितने मेंबर आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा, तो आप रीड कर सकते हो कितने मेंबर आते हैं किस स्टेट से। फिर देखिए हेडिंग होगा पार्लियामेंट्री टर्म्स, जो पार्लियामेंट्री टर्म्स दे रखा है उनको सबको आपको रीड करना है बेसिकली। सब ठीक है, एक बार देख लीजिए, वैसे उनसे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ठीक है एक बार आप रीड कर लीजिएगा। कम चांसेस होते हैं तो आईपी में इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए। फिर देखो एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट्स, द गवर्नर, मिल गया सभी लोगों को। अनमोल मिला,
ठीक है, देख के इग्नोर कर दीजिए और आगे बढ़िए। एक दो पेज आगे बढ़ेंगे तो फिर हेडिंग देखने के लिए मिलेगा आपको द सुप्रीम कोर्ट। तो प्लीज़ पेज नंबर टाइप कर दीजिए सभी लोग। द सुप्रीम कोर्ट। Article 124 of the Constitution has the provision for establishment and Constitution of Supreme Court। फिर 3-4 पॉइंट छोड़ के अ पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो एक बार आप रीड कर लेंगे कि भाई क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। कोई बता सकता है चीफ जस्टिस कौन है इस समय सुप्रीम कोर्ट का? ये यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ जी चारुल। मिस्टर संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। आपने करंट अफेयर ले रखा है क्या? यस सर। मैंने करंट अफेयर में लिख के दिया था। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है आपको पता होना चाहिए। अब क्यों पूछ सकता है? क्योंकि रिसेंटली चेंज हुआ है। DY चंद्रचूड़ बहुत लंबे समय से थे, ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि कैंडिडेट मिस्टेक कर दे, तो रिसेंटली चेंज हुआ है। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस है इनका टेन्योर बहुत कम है। तो अगला कौन है नॉमिनेट कर दिया गया कि अगला कौन होने वाला है। तो अगर पेपर में चीफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो यू नीड टू बी लिटिल बिट कॉशियस कि कौन प्रेजेंट में चीफ जस्टिस है और अगला कौन नॉमिनेटेड है। आ जाओ हाई कोर्ट पर। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, बस दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है भाई जहां पर एक हाई कोर्ट है, ठीक है। फिर नीति आयोग, इंटरस्टेट रिलेशन, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 पीछे हम लोगों ने मार्क किया है। फिर आ जाइए नेशनल सिंबल्स पर। नेशनल सिंबल पर आ जाओ सभी लोग, प्लीज पेज नंबर टाइप कर दीजिए। नेशनल सिंबल 2-3 पेज छोड़ के है क्लास, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम दे रखा होगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखे होंगे, फिर नेशनल सिंबल है। मिल गया सबको? पेज नंबर टाइप कर दो अनमोल, उषा, पेज नंबर टाइप करिए। कल्पना पेज नंबर टाइप कर दो नेशनल सिंबल का। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग पर आ जाइए। नेशनल फ्लैग का रेशियो क्या होता है? 2:3। ठीक है, डिपेंड करता है क्या चीज़ लिख रहा है कि अगर विड्थ टू लेंथ लिखा हुआ है तो 2:3 वैसे करोगे, वैसे 3:2 है, लेंथ इज टू विड्थ, ठीक है। 3:2 के रेशियो में होना चाहिए झंडा। स्टेट एम्बलम पर आ जाओ। स्टेट एम्बलम में देखिए लिखा होगा द वर्ड सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रायम्स आर इंस्क्राइब्ड बिलो द अबैकस इन देवनागरी स्क्रिप्ट।
नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, एंड नेशनल कैलेंडर। हम लोग क्या फॉलो करते हैं? शाकयरा का कैलेंडर फॉलो करते थे। नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शाकयरा, चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ। एक्चुअली है क्या, जो प्रेजेंट में हम लोग कैलेंडर और कन्वेंशन फॉलो करते हैं, बेसिकली एक तरह का क्रिश्चियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो वर्ल्ड वाइड कॉमनली फॉलो होता है, ठीक है, जिसमें आप न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हो। नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फ्रूट मैंगो, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंजेटिक डॉल्फिन। दैट विल बी ऑल। इसमें आपको इतना ही बस पढ़ना है, जो जो टॉपिक्स मैंने वो कराया है एंड जो मैंने बोला है रीड करने के लिए, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आना होगा तो वहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। जियोग्राफी में जो कुछ मार्क वर्क कराना था वो उसमें आप लोगों को करवा दिया गया है, क्या कहते हैं, जो आप लोगों को वीडियो लेक्चर भेजा गया रहा होगा, ठीक है। इतना जितना कराया है इतना तो मिनिमम बेसिक करना ही करना है, ठीक है। इतना बहुत मिनिमम है, बेसिक है, जो आपको करना ही करना है। एंड पेपर में जाने से पहले ये सब थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी चेक कर लेना चाहिए कि अच्छा प्रेजेंट में लोकसभा का स्पीकर कौन है, चेयरमैन कौन है राज्यसभा का, हु इज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ आपने जस्ट बिकॉज मेरे क्लास में पढ़ रखा है और अगर आप उसके इन एंड अबाउट रीड नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आपके इन एंड अराउंड सर्कल में ऐसे लोग नहीं है जहाँ पर आपको डिस्कस करना है, तो फिर वो सारा पढ़ा हुआ आपको भूल जाएगा, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रखिए, एलिवेट रखिए कि हमें कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से जनरल अवेयरनेस में इतना ही, एक मिनिमम बेसिक गाइडलाइन है जिसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है एंड करना है। एंड कुछ मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ वगैरह शेयर किया है क्या आपके टेलीग्राम ग्रुप में? नो सर। ठीक है, वो थोड़ी देर में अभी शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है। जो भी हम लोगों ने एनसीईआरटी और ये सारा कुछ पढ़ा था उसको थोड़ा एक बार आप रीड कर लीजिएगा। वो मैं पीडीएफ आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप रीड करोगे। बाकी ये जितना पॉलिटी वगैरह में बताया है, जियोग्राफी वगैरह में मार्क कराया है, इतना तो मिनिमम बेसिक है जो जनरल अवेयरनेस के नाम पर आप क्लास में करके जाएंगे ही जाएंगे पेपर देने, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। इनको भी कुछ डाउट था रुक जाइएगा, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। जी साजिया। सर जितने भी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनेस्को वगैरह जितनी भी है, इनके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर, उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह ही सेव करेंगे? यस जितना आपने बताया है। यस यस यस, बिल्कुल उतना पढ़ के जाना है। और वो अभी आपको क्योंकि अभी ना लास्ट ईयर का एक पेपर देखा था, उसमें पूछा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया में यूनेस्को की कौन सी है। जी, तो मैंने बोला ना कि हाँ, उसको उससे रिलेटेड आता है भाई क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल सा बात है। सर इसका आंसर जो है हम पे होगा ना, मतलब आपने एक बार हिस्ट्री की क्लास में जो दिखाया था कर्नाटका की साइड, जो आपने जो जी। कैंपस वगैरह दिखाए थे, वही है ना? जी जी जी। मैं आप लोगों को वो शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग लीव ले लीजिए, मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डलवा देता हूँ अभी, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड बाकी का जो जो क्लासेस जैसे चल रही हैं वो एज यूजुअल ऐसे चलेंगी। जनरल अवेयरनेस में ये एरिया मुझे बेसिकली कंक्लूड करना था, मेरा एक लेक्चर रह रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसको कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। इतना मिनिमम बेसिक गाइडलाइन जनरल अवेयरनेस का लेके चलिए एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। हाँ यस जैनब। सर क्लासेस कब तक चलेंगी? पता नहीं कब तक चलेगी भाई, आप बताइए, आज ही कंप्लीट करा दे रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कब तक क्या चलेगी भाई, रीजनिंग का क्लास है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो टाइम देंगे यार, नहीं ठीक है। हमको क्या, हम लोग तो पहले ही कंप्लीट करा देंगे। आप देखोगे कि वो एक सीक्वेंस में चल रहा है कि जैसे पहले जनरल अवेयरनेस का क्लास शुरू हुआ तो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया क्या पढ़ना नहीं करना है, उसको जल्दी मैंने करवा दिया, ठीक है। फिर इंग्लिश के कुछ एरिया के जाके आप शुरू कर लीजिए, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड एक पूरा सब्जेक्ट कंक्लूड करा दिया गया, फिर जनरल अवेयरनेस आज मैंने कंक्लूड करा दिया, ठीक है। फिर अब इंग्लिश की मैम 2-3 क्लास लेके कंक्लूड करा देंगे, फिर जनरल अवेयरनेस का फिर रीजनिंग का कुछ क्लासेस कराया जाएगा, ठीक है, आप लोगों के डाउट वाउट के लिए। तो हम लोगों का डेली वाइज पे सब नहीं चलता है कि कितने दिन क्लास चलेगी क्या चलेगी, आप बताइए, अभी ख़त्म करा दे रहे हैं।
सभी टीचर्स हमें रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आज ही कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को उस चीज़ से मतलब नहीं है कि वी आर नॉट इन हरी एक्चुअली, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हमें कहीं से ऐसी जल्दी नहीं है कि हमको रीजनिंग आज रात में ख़त्म करानी है। ठीक है, अगर पेपर सडनली आ जाएगा तो भाई हम मॉर्निंग में भी क्लास लेंगे। ठीक है, वैसे पेपर अप्रैल में नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम अपने कैंडिडेट को, अपने स्टूडेंट को समझ देंगे कि भाई तुम सॉल्व करो रीजनिंग का, क्योंकि एक बार क्लास ओवर हो जाएगी तब थोड़ी ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन एक बार बैच कंक्लूड हो गया उसके बाद आप आते रहिए कि रीजनिंग में डाउट है, वो हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस आप यूज़ करिए, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लो तुमको पॉलिटी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बेसिक, तो ये थोड़ी ना चले जाओगे अपने स्कूल के पास कि भैया स्कूल में हमको पढ़ाया गया था, आपने ठीक से पढ़ाया नहीं, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जब क्लासेस चल रहा है तो यही रीज़न है कि थोड़ा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग को देखकर हम थोड़ा और समय देते हैं, ताकि आप भाई अपना पढ़ पढ़ के आइए, और कुछ डाउट है तो साथ के साथ फैकल्टी से डिस्कस कर लीजिए, वरना बाद में वही चीज़ बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये है। तो ऐसा कोई डेट नहीं होता हम लोगों को कब ख़त्म करना है, जितना ज़रूरत पड़े उतना समय फैकल्टीज लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक मोटा मान के चलते हैं हम लोग कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 से 7 लेक्चर लगेगा, और रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा समय देते हैं भाई, 2-4 क्लासेस आपको और चाहिए। अभी मान लो तुमको दिन में 2 टॉपिक पढ़ा दिया, तो इसका मतलब थोड़ी ना तुमने कंप्लीट कर लिया है। अब भाई तुमको तो 2 दिन चाहिए ना सॉल्व करने के लिए, और सॉल्व करोगे कोई प्रॉब्लम हो गया तो किससे पूछोगे? तो ठीक है, इसी वजह से जो है वो सब देख के रखा गया। ठीक है, आप लोग लीव ले लीजिए। यस चारुल, यस प्लीज़।